हेलो एंड वेलकम टू द वाइब्रेंट केमिस्ट्री। और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वही मोल कंसेप्ट। ठीक है। और जनरली यदि आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर में इसका जो नाम है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। ऑलराइट, सो इसमें जो हम लोग स्टार्टिंग में बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट लॉस हैं। जैसे वी आर गोइंग टू हैव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसा है, तो यहाँ पर हम लोग मास के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली। वी विल सी द हाउ कंजर्वेशन ऑफ मास इज देयर। देन वी आर हैविंग, हमारे पास में है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो भाई जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है हमारे पास में, उसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, और कंपोजिशन में यदि चेंज होता है तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द कंपोजिशन। देन वी आर गोइंग टू सी द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोजन। अलग अलग जो रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है उससे क्या चीजें बन रही है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल रही है। एंड एट द लास्ट वी आर गोइंग टू सी द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन। so this law of reciprocal combination, this a very good law, और काफी जो है भी ये कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट्स को। बट वी आर गोइंग टू डू इट इन अ सिंपलर वे। देन इफ यू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो यदि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई लॉ जो है हमारे पास में ये क्या चीज है भाई। तो जो लॉ है, दिस लॉज आर नथिंग बट दी सेट ऑफ रूल्स। ऑलराइट, सो वी आर हैविंग सर्टेन सेट ऑफ द रूल। और इन सेट ऑफ रूल से हमारे पास में क्या हो रही है, इन सेट ऑफ रूल से हमारे पास में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने कई सारी केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया। एंड आफ्टर वाचिंग थाउजेंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कई सारी केमिकल रिएक्शन को हम लोगों ने ऑब्जर्व करने के बाद में कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए। ठीक है, और इन सेट ऑफ रूल्स से हम लोगों ने ये कहा कि देखो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये पर्टिकुलर रूल यहाँ पे फॉलो होने वाला है, ये यार ये पर्टिकुलर लॉ जो है वो यहाँ पर फॉलो होने वाला है। So these laws are simply the set of rules which will decide chemical reaction, जो हमें chemical reaction के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, so this is what is simply the law of chemical combination, that is rule of the chemical reaction। chemical reaction आपकी किस किस तरीके से होने वाली है। तो अब इसमें जो है हमारे पास में सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें हमें बेसिकली बात किसके बारे में करनी है, हमें मास के बारे में बात करने वाली है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में कंजर्वेशन होता है। और कंजर्वेशन किसका होता है, तो कंजर्वेशन होता है हमारे पास में मास का। ठीक है, कंजर्वेशन कहूँ मैं या मैं कह दूं कि यहाँ पर जो मेरे पास में जो क्वांटिटी है वो क्या रहने वाली है, अनचेंज्ड रहने वाली है। यदि मेरे पास में कोई क्वांटिटी अनचेंज्ड रहे तो मैं कहूँगा कि ये मेरे पास में कंजर्व है। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो मेरी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें मेरे पास में जो मास है वो कैसा रहना चाहिए, वो मेरे पास में कांस्टेंट रहना चाहिए। यदि वो कांस्टेंट रहता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन है। तो देखो केमिकल रिएक्शन का टिपिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, जो आर एच एस होता है उस पर हम लोग रिएक्टेंट रखते हैं, एट द साइड वी आर हैविंग द रिएक्टेंट। और एरो का जो ये हेड होता है उसकी साइड में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो जनरली प्रोडक्ट इज एट दी एल एच एस साइड एंड दी सॉरी प्रोडक्ट इज एट दी आर एच एस साइड, और जो हमारे पास में रिएक्टेंट है वो हमारे पास में एल एच एस के साइड पे होता है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहेगा कि देखो आपके पास में ये रिएक्टेंट था, इस रिएक्टेंट को आपने किस में बदल दिया, तो इसको आपने बदल दिया इस प्रोडक्ट के अंदर में। ठीक है, लेकिन जब आपने ये चेंज करवाया तो इसमें स्टार्टिंग में जितना मास था रिएक्टेंट का, भाई आपके पास में उतना ही मास क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट का बनने वाला है। ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि जितना मास है रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपके पास में क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो यदि कहीं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपके पास में प्रोडक्ट का है, तो दैट इज दैट मीन्स कि इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, तो दिस कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट ओनली लिमिटेड टू द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से मेरा मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन,
देखो केमिकल चेंज की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है अपने पास में। जब हम लोग केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं तो केमिकल चेंज जनरली जो होते हैं ये कैसे होते हैं अपने पास में, ये इनरिवर्सिबल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इनरिवर्सिबल दैट मीन्स कि यू कैन नॉट चेंज दिस केमिकल रिएक्शन, इसको आप रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास में मिल्क है और ये जो मिल्क है इस मिल्क को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं कर्ड में। तो अब आपकी इच्छा हुई कि भाई मिल्क से तो कर्ड बना लिया है तो लेट्स ट्राई, और कर्ड जो है कर्ड को हम लोग फिर से मिल्क में चेंज कर लें। तो यदि आप ऐसा करने जाओगे तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि पूरा कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, और इस केमिकल रिएक्शन से ही जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो गया था कर्ड के अंदर में। और अब इस कर्ड से वापस मिल्क जो है वो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज इट इज अ इरिवर्सिबल थिंग। ठीक है, तो केमिकल चेंज इज समथिंग विच कैन नॉट बी रिवर्टेड, हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं। दूसरा अपने पास में क्या है, दूसरा अपने पास में है फिजिकल चेंज है। तो यदि हम लोग फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज में जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि अपने पास में कोई वाटर था, लेट्स से वाटर है। तो वाटर को हम लोग किसके अंदर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, वाटर को हम लोग आइस के अंदर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग वाटर को आइस के अंदर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आइस में कन्वर्ट होने के बाद में वो H2O नहीं रहेगा क्या? डेफिनेटली आइस में कन्वर्ट होने के बाद में भी वो H2O ही रहेगा। दैट मीन्स कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वाटर का, दैट इज जब वो लिक्विड स्टेट में था तब भी वो H2O है, जब वो आइस के फॉर्म में है तब भी वो किसके फॉर्म में है, तब भी वो क्या है, H2O है। या आप इसको वेपर के अंदर में कन्वर्ट करोगे तो देखो वेपर में कन्वर्ट करोगे तब भी आपके पास में क्या होगा, H2O ही रहेगा। तो दैट मीन्स कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन जो मास है आपके पास में इस पूरी प्रोसेस के दौरान, चेंज ऑफ फिजिकल चेंज के दौरान में भी आपके पास में जो मास है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रहना चाहिए। जो आपके पास में केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज के दौरान भी मास आपके पास में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपके पास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, सो दिस लॉ सेज दैट देयर इज नो इंक्रीज। ठीक है, ना तो मास बढ़ेगा और डिक्रीज, ना मास कम होगा। कब? ड्यूरिंग द केमिकल और द फिजिकल चेंज। जब भी आप कोई केमिकल चेंज करवा रहे हैं, जब भी आप कोई फिजिकल चेंज करवा रहे हैं, तो देयर विल बी नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस, या टोटल मास ऑफ द मैटर विल टेक प्लेस। ठीक है, टोटल मास आपके पास में क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, उसके अंदर में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स कन्वर्ट दिस आइस इनटू द वाटर। तो लेट्स से कि अपने पास में एक 1 kg ऑफ आइस का एक पीस है हमारे पास में। तो वी आर हैविंग 1 kg ऑफ आइस। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो वाटर है, वाटर को हम लोग आइस के अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द वेपर। तो अलग अलग फिजिकल चेंजेस कर रहे थे। तो अब जैसे हम लोग आइस है, 1 kg ऑफ आइस था, इसको हम लोगों ने मेल्ट किया। तो जब 1 kg ऑफ आइस को हम लोगों ने मेल्ट किया तो ये कन्वर्ट किसके अंदर में हो जाएगा, वाटर के अंदर में। लेकिन क्या आइस के वाटर में कन्वर्ट होने के दौरान उसके मास में कोई चेंज आएगा? डेफिनेटली उसके मास के अंदर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो बिफोर जब वो आइस था तब भी मास कितना था, 1 kg था। जब वो लिक्विड के अंदर में कन्वर्ट हो गया तब भी उसका मास कितना है, 1 kg। तो हम ये कहेंगे कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट था हमारे पास में उतना ही हमारे पास में क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज एक्चुअली इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। एक केमिकल चेंज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो केमिकल चेंज के एग्जांपल में जैसे हम बात करें यदि, तो वी आर हैविंग द मर्क्यूरी ऑक्साइड। सो वी आर हैविंग सम मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO। जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है Hg के अंदर में, साथ में ऑक्सीजन के अंदर में। ठीक है, सो इफ वी सी दिस रिएक्शन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक एटम आपके पास में Hg का है, एक एटम आपके पास में ऑक्सीजन का है। रिएक्टेंट साइड पे भी आपके पास में वही कंडीशन रहने वाली है, प्रोडक्ट साइड पे भी आपके पास में वही कंडीशन रहने वाली है। एक एटम Hg का प्रोडक्ट साइड पे भी मिलेगा, एक ऑक्सीजन का भी आपको प्रोडक्ट साइड पे मिलेगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि टोटल जो मास है, सिंस एटम सेम है तो वहां पर मास भी क्या होगा आपके पास में, सेम होगा। तो जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपके पास में प्रोडक्ट का भी है। ऑल्दो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, केमिकल चेंज कर दिया है। आपने जो कंपोजिशन है, पहले ये मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी को आपने मर्क्यूरी ऑक्साइड था,
मर्क्यूरी ऑक्साइड को आपने मर्क्यूरी में कन्वर्ट कर दिया है और साथ में क्या बन गई है आपके पास, तो ऑक्सीजन भी बन गई है। तो अब ये आपके पास में क्या हो गया है, केमिकल चेंज हो गया। ऑलराइट, सो यहाँ पर भी हमारे पास में क्या हो रह रहा है, मास कांस्टेंट रह रहा है। तो दैट मीन्स बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बात ध्यान में रखनी है कि मास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके अंदर में किसी तरीके का चेंज नहीं होना चाहिए। यदि किसी केमिकल चेंज के दौरान या फिजिकल चेंज के दौरान ये प्रोसेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो अब देखो भाई, ऐसा है कि जब हम लोगों ने अर्ली 19th सेंचुरी में हम लोगों ने वी स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनके उनकी डिस्कवरी करी हम लोगों ने। एंड वी सी दैट देयर आर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ये स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शन होती है। इसके अंदर में क्या होता है कि जो हमारे पास में इनिशियल सब्सटेंस है, मान लो कि जैसे यूरेनियम हम लोग जनरली यूज करते हैं, तो यूरेनियम हमारे पास में कोई इनिशियल केमिकल सब्सटेंस है। अब हमने इसकी केमिकल रिएक्शन करवाई और ये यूरेनियम जो है ये जाके कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर में, पीबी के अंदर में। मतलब एक नया ही एलिमेंट यहाँ पे बन जाएगा। ये यूरेनियम था, यूरेनियम से हमको क्या मिल रहा है, यूरेनियम से हम लोगों को लीड मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा अब ये जब केमिकल रिएक्शन होती हैं तो इनके अंदर में एक नया एलिमेंट तो मिलता ही है, साथ में बहुत हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी भी यहाँ पे मिलती है। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब है बेसिकली, वो इतना डेंजरस क्यों होता है, वो इतना डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो यदि मैं यूरेनियम को लीड के अंदर में, पीबी के अंदर में कन्वर्ट करवाऊंगा, तो वहां पर क्या है, काफी अमाउंट ऑफ द एनर्जी भी निकलेगी। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि यूरेनियम का मास तो डिफरेंट था और पीबी का जो मास है वो क्या है, डिफरेंट है हमारे पास में। जैसे यूरेनियम है तो लेट्स से वी टुक इट्स 235 आइसोटॉप। यूरेनियम का हम लोगों ने एक एटम जो लिया था उसका मास कितना था, 235 एमयू। अब हम लोगों ने पीबी के अंदर में कन्वर्ट कर दिया तो डेफिनेटली उसका मास यहाँ पर क्या हो रहा है, मास यहाँ पर डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो पीबी का मास एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है कितना है। तो बेसिकली मास जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। तो हम देख रहे हैं कि जितना जितना मास रिएक्टेंट साइड पे था उतना मास क्या प्रोडक्ट साइड पे है, तो हम देखते हैं कि ये मास प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है, तो अब ऐसे में तो जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, वो कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपके पास में इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास यू कैन नॉट अप्लाई ओवर हियर। इन दैट केस क्या होता है कि आइंस्टीन ने एक बड़ी ही फेमस इक्वेशन दी थी, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मास एनर्जी इक्वेशन। एंड दैट इक्वेशन इज एक्चुअली नोन एज, इसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास में इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो भाई आइंस्टीन ने ऐसा कहा कि देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे ई जो है आपके पास में ये क्या है, एनर्जी है। और कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड इस बात पे करेगा कितना मास जो है उस कितने मास से जो है चेंज आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूला देख रहे हो इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ई तो एनर्जी हो गया आपके पास में, एम क्या हो गया आपके पास में, मास ऑफ द केमिकल स्पीसीज हो गया, और सी जो है आपके पास में ये क्या है, तो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपके पास में यहाँ पे, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो ये क्या करते हैं, बहुत हाई एनर्जी के रेडिएशंस को इमिट करते हैं। तो जब ये बहुत हाई एनर्जी के रेडिएशन को इमिट करेंगे तो वो बेसिकली हर रेडिएशन की अपनी एक वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो आइंस्टाइन सजेस्टेड कि देखो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ मास जो है वो किसके अंदर में कन्वर्ट हो जा रहा है, कुछ मास कन्वर्ट हो जा रहा है एनर्जी के अंदर में। तो ही सजेस्टेड दैट कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जैसे आप जब न्यूक्लियर रिएक्शन करवा रहे हो, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको केवल कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ मास अलॉन्ग विद द एनर्जी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर में मास और एनर्जी जो है, मतलब टोटल सम जो आपके पास में मास का प्लस एनर्जी का होगा, वो आपके पास में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो जैसे कि लॉ जो है अपने नाम से खुद ही कह रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज कांस्टेंट रहने वाली, कंजर्वेशन जैसे मैंने आपको बताया कि अनचेंज रहने वाला है। और क्या अनचेंज रहने वाला है, तो मास और एनर्जी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मास ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो सम है आपके पास में, वो टोटल क्या होगा, वो टोटल आपके पास में कांस्टेंट होगा।
यदि ये कांस्टेंट होता है तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता है। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आई होप कि ये आपको सिंपली समझ में आया होगा कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर में टोटल मास ऑफ एनर्जी, सॉरी, टोटल सम ऑफ द एनर्जी एंड मास, जो मास और एनर्जी है वो फिजिकल केमिकल चेंज के दौरान में कांस्टेंट रहता है। यदि ऐसा होता है तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी फॉलो होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो आगे हमारे पास में क्या एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेज दैट 90 ग्राम ऑफ KClO3। तो अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में KClO3 है। देखो ये KClO3 था और इस KClO3 को हम लोगों ने क्या किया है, लेट मी राइट हियर। ये अपने पास में KClO3 था, इस KClO3 को हम लोगों ने हीट किया। जब हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है KCl के अंदर में, साथ में यहाँ पे क्या मिल जाता है, हम लोगों को ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है भाई, तो अब ये कहता है कि 90 ग्राम ऑफ KClO3 हम लोगों ने लिया था। एक्चुअली में इसमें थोड़ा 90 की बजाय हम लोगों ने इसे करना चाहिए 4.4, ये हो जाएगा हमारे पास में 4.88 ग्राम। ठीक है, तो 90 को छोड़ के हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इनिशियली 4.488 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड इट प्रोड्यूसेस 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बन रही है ये कितनी बन रही है आपके पास में, तो ये बन रही है आपके पास में 1.92 ग्राम। और KCl जो आपके पास में बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो वो आपके पास में बन जा रहा है 2.96 ग्राम। ठीक है, सो यू आर हैविंग 2.96 ग्राम ऑफ दैट KCl एंड 1.92 ग्राम ऑफ दैट ऑक्सीजन। और ये कहाँ से बन रहा था, तो ये आपके पास में बन रहा था 4.88 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, हाँ 4.88 ग्राम ऑफ KClO3 से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, पहला पहला जो स्टेटमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड द सेकंड स्टेटमेंट है कि इट डजंट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास में ये होना चाहिए कि जितना मास हमारे पास में KClO3 का था ये बराबर होना चाहिए मास ऑफ KCl प्लस O2, क्योंकि ये दोनों हमारे पास में क्या है, ये दोनों हमारे पास में प्रोडक्ट है, ये हमारे पास में क्या है, तो भैया ये हमारे पास में रिएक्टेंट है। तो आप सम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका मास तो कितना है आपके पास में 4.88 ग्राम है। और जब आप इन दोनों को सम करते हैं तो यू सी की यहाँ पे ऐड करने के बाद में जो हमारे पास में मास आता है वो भी कितना आ जाता है, तो वो भी आ जाता है 4.88 ग्राम। तो क्या मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, तो हाँ बिल्कुल बराबर है। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा, तो हाँ बिल्कुल फॉलो होगा। तो इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉलोइंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट वन। ठीक है, तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। दिस इज इजी एग्जांपल, काफी बेसिक एग्जांपल है, हम लोग पहले भी इसे देखते आए हैं, जूनियर क्लासेस 9th क्लास में भी हम लोगों ने किया हुआ है। नाउ वी नेक्स्ट मूव ऑन टू द कांस्टेंट कंपोजिशन। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो जो भी कंपाउंड रहेगा किसी कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब देखो कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन कंपोजिशन इज एक्चुअली द, हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ द एलिमेंट। अलग अलग तरीके से हम लोग कंपोजिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि व्हाट आर द रेशियो ऑफ द एलिमेंट इन द पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में एलिमेंट्स का क्या रेशियो है। ठीक है, या हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मास, जो अलग अलग एलिमेंट है उनके उनके जो मास है, उनका जो मास है कंपाउंड के अंदर में उनका क्या रेशियो है। या हम लोग ये भी देख सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज रेशियो। ठीक है, वी कैन ऑल्सो लुक फॉर द परसेंटेज, परसेंटेज का भी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेशियो बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन चार चीजें हैं जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के कंपोजिशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कंपोजिशन, तो अगेन जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो कंपोजिशन है वो कैसा रहेगा आपके पास में, अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, तो अनचेंज्ड मतलब क्या है कि कोई
कंपाउंड है आपके पास में, तो उस कंपाउंड के अंदर में जो एटम्स का रेशियो है वो अनचेंज रहेगा। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंपाउंड अपने घर पे बनाया हुआ है या आप मार्केट से खरीद के लेके आए हैं या वो फिर आसमान से गिर रहा है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल यदि लूँ तो लेट्स टॉक अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो जैसे H2O है हमारे पास में, तो H2O की यदि हम लोग बात करें तो H2O में हम देखते हैं कि इसका जो मास होता है वो तो कितना होता है, 18 AMU होता है। अब H2O जो है वो किससे मिलके बना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम है और एक हमारे पास में क्या है, तो एक हमारे पास में ऑक्सीजन का एटम है। अब हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका मास कितना है, 1। सो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास में कितना हो जाता है, टोटल मास हो जाता है हमारे पास में 2 mu। ऑक्सीजन का 80 एटम है और उसका मास कितना है हमारे पास में 16 mu। तो हम देखते हैं कि जो मास का रेशियो बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना बन जा रहा है, तो वो सिंपली हमारे पास में बन जा रहा है 2:6। सॉरी, वो बन जा रहा है हमारे पास में 2:16। तो 2:16, या मैं क्या कह दूं कि ये रेशियो कितना है, ये हमारे पास में 1:8। तो दैट मीन्स व्हाट, कि वाटर के जब भी आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में मिलेंगे, तो बाय मास देयर रेशियो विल बी 1:8। तो यदि ये रेशियो में कहीं भी आपको वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते दिखते हैं तो आप कहोगे कि ये क्या है, आपके पास में पर्टिकुलर कंपाउंड वाटर है। तो वेरेवर कहीं से भी आप ये सैंपल कलेक्ट करोगे तो ये हर जगह आपके पास में क्या होगा, वाटर होगा। जो अभी आपके पास में जो अभी आपके घर पे पानी है उसका भी कंपोजिशन क्या है, यदि आप फाइंड आउट करोगे तो 1:8 होगा। जो आप बाहर से मिनरल वाटर लेके आ रहे हैं उसका भी रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या रहने वाला है, आपके पास में 1:8 रहने वाला है। जो बारिश हो रही है उसको यदि आप कलेक्ट करोगे तो वहां पर भी वाटर का रेशियो, वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना रहने वाला है, 1:8 होने वाला है। या कहीं से आपने पोलर आइस कलेक्ट करी और पोलर आइस का आपने रेशियो देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना है, तो 1:8 है। दैट मीन्स कि whenever we will talk about the water, so we will see its a composition। तो composition में क्या मिलेगा हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है, तो भाई 1:8 आ रहा है। तो बाय मास देयर रेशियो कम्स टू दिस। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो होता है। ठीक है, तो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ये कहेगा कि जब भी दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर कोई एक कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड में उन एलिमेंट का जो परसेंटेज है या उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और कभी भी किसी भी कंडीशन में उसके अंदर में चेंज नहीं आएगा। यदि आप एलिमेंट के रेशियो को चेंज करते हैं तो फिर वो कंपाउंड आपके पास में चेंज हो जाएगा। अब इसे समझने के लिए हम लोग एक बात और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास में CO2 है, तो अभी हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ब्रीथिंग से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय ब्रीथिंग वी आर रिलीजिंग CO2। तो यहाँ पर भी यदि आप देखो तो कार्बन का कितना एटम है, भाई कार्बन का एक एटम है जिसका मास 12 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है जिनका मास कितना हो जाएगा, 32। तो CO2 के अंदर में जो ब्रीथिंग से CO2 आ रही है वहां पे जो मास रेशियो है वो 12 रेशियो कितना हो जाएगा, 32। वैसे ही CO2 हम लोग यदि मीथेन को बर्न करेंगे तो वहां से भी हम लोगों को CO2 मिल रही है। ठीक है, तो मीथेन को बर्न करने से जो CO2 मिलती है उसमें भी हम देखते हैं कि मास का रेशियो कितना है, 12:32 है। लेकिन यदि हम इस मास रेशियो के अंदर में चेंज कर दें, लेट्स से कि हम कहें कि हमारे पास में जो मास का रेशियो है, अब हमारी इच्छा है कि हम इसको चेंज कर देते हैं। वी टुक द मास रेशियो ऑफ, एक कोई हम लोगों ने कंपाउंड डिस्कवर किया है जिसके अंदर में मास का रेशियो कितना है, तो मास का रेशियो हमारे पास में 12:16। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड है क्या ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा, ये कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेशियो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 12:32। लेकिन अभी कितना है आपके पास में, आपके पास में है 12:16। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स यू आर हैविंग अ न्यू कंपाउंड नाउ। यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक नया कंपाउंड मिल गया है। और ये नया कंपाउंड क्या है, तो ये नया कंपाउंड है सिंपली CO। ठीक है, एक कार्बन का आइटम एक ऑक्सीजन का आइटम। एंड व्हाट विल कॉल इट, वी विल कॉल इट कि ये अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में हो गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑलराइट, so this is going to be the carbon monoxide। so we are having a new molecule, if we are having a new compound। यदि कंपाउंड के रेशो में चेंज कर दिया, कंपोजिशन में चेंज कर दिया, तो हमारा कंपाउंड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि फॉर एवरी कंपाउंड देयर इज अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द constituent elements। Alright, and that ratio is always going to be same।
इट विल नेवर एवर गोइंग टू चेंज। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। सो हियर वी हैव एन एग्जांपल। तो इस एग्जांपल के अंदर में क्या है कि वी सी दैट देयर आर द टू एक्सपेरिमेंट। तो देखो पहला एक्सपेरिमेंट है हमारे पास में। एक्सपेरिमेंट नंबर वन के अंदर में क्या हो रहा है अपने पास कि हमारे पास में लीड है। सो वी आर हैविंग सम अमाउंट ऑफ द लीड पीबी। इसको हम लोग किसके साथ में कंबाइन कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ में। तो पीबी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होता है एंड इट फॉर्म्स लीड डाइऑक्साइड पीबीओ2। ठीक है। So it says that 6.488 gram of lead directly compounded with the 1.022 gram of oxygen। तो अब अपने पास में यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना है? तो 6.488 है। ये किसके साथ में कंबाइंड हो रहा है? तो ये कंबाइंड हो जा रहा है अपने पास में ऑक्सीजन के साथ में, और वो कितना है? उसका मास 1.02 है। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर बन गया अपने पास में PbO2। तो PbO2 का टोटल कितना अमाउंट बनेगा? वही सिंपल सी बात है, जितना हम लोगों ने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। जितना पीबी का अमाउंट रिएक्टेंट पे है, एटम है, उतना ही हमारे पास में प्रोडक्ट में भी है। जितना ऑक्सीजन का एटम रिएक्टेंट पे, उतना ही क्या है प्रोडक्ट में भी है। तो यदि हम इसे सम करेंगे तो टोटल मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ PbO2। तो यदि ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऐड करने पे हमें मिलता है कि भाई इसका जो मास आ रहा है वो हमारे पास में कितना आ रहा है? तो 7.49। Alright, so 7.49 gram is the total mass of PbO2 which has formed during this experiment number one। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि लीड ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लीड नाइट्रेट एंड इट वाज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन लीड डाइऑक्साइड is 13.38%। So which of the following statement is correct regarding this experiment? तो अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर टू की भी बात कर लेते हैं। तो अब एक्सपेरिमेंट नंबर टू में हमने ये देखा कि एक कोई हमारे पास में पीबी का और ऑक्सीजन का कंपाउंड था। हमें उसका कोई रेशियो पता नहीं है कितना था कितना नहीं है, बट वी नो द परसेंटेज। वी नो दैट कि यहाँ पे जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का, वो अपने पास में कितना है? तो वो अपने पास में 13.38% है। So we are having 13.38% of oxygen in the compound 2। जो सेकेंड वाला कंपाउंड है उसके अंदर में ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे पास में 13.38 है। तो अब हमें ये बोल रहा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहले तो ये बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो पहले वाले के अंदर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन सेकेंड केस वी डोंट नो कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट। जो हमारे पास में PbNO3 था, ये PbO जो बन रहा था, ये कहाँ से बन रहा था? ये बन रहा था PbNO3 से। तो क्या हमारे पास में इनिशियल अमाउंट ऑफ PbNO3 पता है? तो नहीं है। PbNO3 का जब इनिशियल अमाउंट ऑफ नहीं पता है हमें, तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दैट मीन्स कि पहले दो लॉ तो जो है, पहले दो स्टेटमेंट तो जो है वो सीधे ही पिक्चर से बाहर हो जाते हैं। देन वी हैव द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एज आई सेड कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? आइदर वी कैन डिटरमाइन द परसेंटेज, और हम लोग क्या कर सकते हैं? मास का रेशियो ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास में एक्सपेरिमेंट नंबर टू में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो दिया हुआ है, एंड वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एक्सपेरिमेंट नंबर वन। तो अब उसको निकालने के लिए क्या करना है? सिंपली जो ऑक्सीजन का अमाउंट है उसे हम लोगों ने लिख देना है ऊपर, और जो अपॉन में क्या हो जाएगा? मास ऑफ द ऑक्सीजन अपॉन द टोटल मास। तो टोटल मास अपने पास में कितना है? 7.49 है। अब यदि इसे आप कैलकुलेट डिवाइड करते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई विद द 100 बिकॉज यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज, तो ये आपके पास में किसके इक्वल में आता है? तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 13.38%। ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 13.38 आपके पास में आ जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि चाहे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर वन हो, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट नंबर टू हो, एक्सपेरिमेंट नंबर वन और एक्सपेरिमेंट नंबर टू दोनों के अंदर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना है? तो यहाँ पर भी हमारे पास में 13.38% है। ठीक है। और जो अपने पास में सेकंड फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें भी हमारे पास में कितना है? तो 13.38% है। तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि कंपोजिशन दोनों ही एक्सपेरिमेंट में क्या है? सेम है, क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपके पास में? सेम है। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन फॉलो हो रहा है? तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो दैट इज वाई
जो करेक्ट ऑप्शन है अपने पास में वो क्या होगा, दिस एक्सपेरिमेंट्स फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ नहीं लग रहा है। ठीक है, जब आप कांस्टेंट कंपोजिशन वाला जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा रहे हैं तो आपको दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास पता होना चाहिए। ठीक है, इन दैट केस यू कैन अप्लाई, यदि वो नहीं पता है तो यू कैन नॉट सिंपली अप्लाई। ठीक है, यदि आपके पास में परसेंटेज दे दिया है एलिमेंट्स का किसी कंपाउंड के अंदर में, तो देन यू कैन डिटरमाइन द कंपोजिशन। ठीक है, आप कंपोजिशन पता कर सकते हैं कि भाई रिमेनिंग में जो दोनों केसेस हैं उनके अंदर में कितना कितना परसेंटेज होगा। तो दैट्स हाउ वी कैन कंपेयर फॉर द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। सो दिस विल बी क्लियर टू यू।